Today's topic is formation of State Council of Minister. State Council of Minister की फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप होता है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सबसे फर्स्टली गवर्नर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उस पार्टी के लीडर को एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। सेकेंड है अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, और ये जो चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन हमने पढ़ा है ये आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स में जो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और 91st अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इनके नंबर्स को डिसाइड कर दिया गया है। वो नंबर हमारे हैं 15%। 15% मेंबर इसके अंदर, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं उसके 15% मेंबर जो होंगे वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे। फिर इनकी क्वालिफ़िकेशन है कि ये जो मेंबर चुने जाते हैं ये स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउस में से किसी भी हाउस के हो सकते हैं, लेकिन जिस समय इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है उस समय इन्हें उस हाउस की मेंबरशिप को छोड़ना पड़ता है। और इसके अलावा जब इन्हें पोस्ट दे दी जाती है उसके बाद इन्हें 6 मंथ के अंदर उस पोस्ट को सिक्योर करना होता है, अदरवाइज़ इन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। जैसे आपका एडमिशन हो गया तो उस एडमिशन के बाद आपको स्कूल अटेंड करनी ही पड़ेगी। अगर आप 25% से ज़्यादा एब्सेंट रहते हो तो फिर आपको उस स्कूल को छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसा ही इसमें होता है कि आपको पोस्ट लेने के बाद जब आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा एज ए मिनिस्टर, उसके बाद आपको 6 मंथ के अंदर अपनी पोस्ट को सिक्योर करना होगा, यानी अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी। अगर आप अटेंड नहीं करते हैं मीटिंग्स को तो फिर आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज बिटवीन मिनिस्टर। फिर जब ये मिनिस्टर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं उसके बाद इनके पोर्टफोलियोज यानी कार्यों का डिवीज़न किया जाता है। फिर पोर्टफोलियोज को डिवाइड करने के बाद इन्हें अपने अपने डिपार्टमेंट की ओथ टेकिंग कराई जाती है। इन मिनिस्टर्स के द्वारा ओथ टेकिंग होती है, शपथ ग्रहण समारोह होती है। फिर है मिनिस्टर्स को कैटेगराइज किया जाता है कि कौन से मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, कौन से स्टेट मिनिस्टर होंगे और कौन से डेप्यूटी मिनिस्टर होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो 2 मिनिस्टर्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट इशू पर वर्क करते हैं, लाइक डिफेंस, फाइनेंस, HRD, ये सब जो डिपार्टमेंट होते हैं वो जो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए स्टेट मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर का भी काम होता है कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करना या हेल्प करना, ठीक है। यानी मिनिस्टर्स 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, इनको कैटेगराइज किया जा सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर। फिर इनका टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। इनका जो कार्यकाल होता है बच्चों वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह 5 ईयर का ही होता है, लेकिन अगर ये अच्छी से वर्क नहीं करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्हें अपना कॉन्फिडेंस शो करना होता है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में इनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो फिर इनको इनके टाइम पीरियड से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन मिनिस्टर्स की सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जैसे मान लो कैबिनेट मिनिस्टर्स में कोई 10 मिनिस्टर हैं तो उन 10 मिनिस्टर को आपस में एकजुट होकर काम करना होगा। अगर कोई एक मिनिस्टर भी गलती करेगा तो सारे के सारे मेंबर्स को क्या करना होगा, अपना रेजिग्नेशन स्टेट लेजिस्लेचर को देना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका सैलरी एंड अलाउंसेस। इनको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने अलाउंसेस, क्या क्या मतलब सुविधाएं फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये
स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करता है। स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग जो सैलरी और जो अलाउंसेस फिक्स किए जाते हैं वो इन्हें दिए जाते हैं। तो ये तो थे बच्चों हमारे फॉर्मेशन से रिलेटेड पॉइंट। फिर आपके एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट इशू होते हैं उन इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर डिसीजन टेकिंग का काम जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है। इट मीन्स कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर या इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर्स माने गए हैं। फिर नॉर्मली क्या होता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनकी मीटिंग वीक में एक बार होती है, लेकिन जब भी कभी चीफ मिनिस्टर चाहे, वेन एवर चीफ मिनिस्टर विशेज़ ही कैन कॉल इट्स मीटिंग, वो जब भी चाहे तो बीच में भी कभी मीटिंग बुला सकता है। फिर इसके बाद आपके दे रखा है कि द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड अपॉन दीज मीटिंग एंड द मोस्ट सीनियर मिनिस्टर प्रिसाइड अपॉन सच मीटिंग इन हिज एब्सेंस। देखो वैसे तो सारी मीटिंग जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो सारी मीटिंग चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड करता है, ठीक है। उसको संबोधित कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर एब्सेंट रहता है तो उनकी एब्सेंस में जो सीनियर मिनिस्टर होगा वो उस मीटिंग को प्रिसाइड कर सकता है, ठीक है। फिर है इन मीटिंग्स को चलाने के लिए कोई कोरम की ज़रूरत नहीं होती। कोरम का मतलब होता है कि जैसे 5 मेंबर कंपलसरी है, ऐसे कोई फिक्स इसमें कैलकुलेशन नहीं है कि कितने % मेंबर इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। उस जो प्रेजेंट होती है उस प्रेजेंट का जो एक मिनिमम % होता है उस % को कोरम कहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई कोरम नहीं होता है, ठीक है। फिर है आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कैबिनेट का मेन फंक्शन जो है वो है गवर्नर को एडवाइस देना और उसे असिस्ट करना, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन जस्ट अपोजिट है। सारा डिसीजन जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। अगर उसे कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो गवर्नर उनकी हेल्प करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो खुद एक्सरसाइज्ड होती है, यानी खुद से खुद वर्क करती है और खुद कंट्रोल होती है। फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो ये फंक्शन बच्चों हम वी विल डू टुमारो। ये चैप्टर आप पढ़ के देखेंगे, ये टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको बुक की लाइन टू लाइन को अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास डिफरेंट राइटर्स की बुक है तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की बुक जिस भी स्टूडेंट के पास है उससे आप टैली करेंगे, और टैली करने के बाद इसको आप सही ढंग से इसके आर्टिकल अमेंडमेंट्स इन सबको लर्न करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे।